राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक, दिल्ली साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत यानी कि मध्यकालीन भारत का एक टॉपिक है जो कि बहुत ही जरूरी है आपके लिए। और हमेशा ही हम इस टॉपिक में ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि हम नर्वस हो जाते हैं, भूल जाते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में कि क्या आंसर लिखें। तो मैं ये टॉपिक आपको इतना डिटेल में करवाऊंगी कि आप जिंदगी में कभी भूलोगे ही नहीं इस साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम अपनी दिल्ली सल्तनत यानी कि जो हमारा मध्यकालीन भारत था उसके बारे में अब स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाइए, ठीक है, और बार बार रिपीट करिए नोट्स को। तो फर्स्ट, दिल्ली सल्तनत में मध्यकालीन भारत में 1206 से लेके 1526 तक 5 राजवंशों ने राज किया था। तो उस समय के अनुसार 1206 से लेके 1526 तक 5 राजवंश आए थे उस टाइम। ठीक है, तो हम ये उनका जो कालक्रम है उन्हीं को भूल जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो हमें उस कालक्रम को नहीं भूलना है। मैं इस तरह से याद करवाऊंगी कि आप कभी उस कालक्रम को भूल ही नहीं सकते कि कौन से वंश के बाद कौन सा वंश आया था। ठीक है ना बच्चों? तो अभी स्टार्ट करते हैं हम दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो ये फर्स्ट मैंने एक डायग्राम बनाई है जिसमें मैंने 1206 से लेके 1526 तक जितने भी राजा हुए, जितने भी शासक हुए, उनके मैंने नाम, उनका कालक्रम और उनका जो पहला राजा था उसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आया था गुलाम वंश। इनका काल में था 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक। और इनका जो पहला राजा था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक होगी टाइपिंग में, तो आप देख लेना। ठीक है, गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद हमारे पास आया था नंबर 2 पे खिलजी वंश, 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी राजा थे इसके फर्स्ट। तुगलक वंश, तुगलक वंश जो था वो 1320 से 1414 ईस्वी तक था। और इसके जो शासक थे वो थे गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद नंबर 4 पे आया था सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से लेके 1451 तक। और इसका जो स्थापना की थी, ठीक है, वो खिज्र खान ने की थी। उसके बाद लोधी वंश आ गया। लोधी वंश की स्थापना 1451 से 1526 ईस्वी तक बहलोल लोधी ने की थी। ठीक है ना बच्चों? तो पहले आपने गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि वंश किस हिसाब से चले थे और उनका समय किस हिसाब से था। ठीक है ना बच्चों? तो 1206 से लेके 1526 तक हमारे जो दिल्ली सल्तनत थी उसके ऊपर कितने जो शासक आए थे जिन्होंने शासन किया था। ठीक है ना बच्चों? अभी इसको आप दिमाग में रख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, मैंने बच्चों आपको अभी ये करवाया कि मैंने आपको 5 जो हमारी डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, उनका एक चार्ट बनाया हुआ था, उनमें उनका कालक्रम मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपके सामने उसका एक ट्रिक बताती हूँ जो आपको कभी नहीं भूलेगा। और अगर आपने भुला दिया तो धोखे से फिर याद आ जाएगा। देखिए, गुखी तुसदी, ये 5 राजवंश थे। गु खी तुसदी, ये आपने मन में बसा लेना है, गु खी तुसदी। अब इसकी फुल फॉर्म थी गु से गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, स से सैयद वंश और दी से लोधी वंश। ठीक है, गुखी तुसदी आपने दिमाग में रखना ये ट्रिक, क्योंकि ये ट्रिक अगर आपको याद होगा तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। ये जो डायनेस्टी हमने करवाई पीछे, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया 5 डायनेस्टी के बारे में, तो ये उसी से रिलेटेड है। और
आपको ईयर भी अपने आप ही याद होते चले जाएंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। गुलाम वंश, उसके बाद आया था खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और उसके बाद लोधी वंश, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए अब आज हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। और गुलाम वंश जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वंश है और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उससे रिलेटेड बनते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश के बारे में। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 ईस्वी में भारत में गुलाम वंश की स्थापना की, ठीक है। तो गुलाम वंश जो शासक थे 1206 से 1290 तक के जो भी शासक थे उनको गुलाम वंश के सुल्तान के नाम से जाना जाता था। और इनको सभी सुल्तान जो ये सारे तुर्क थे, ठीक है, बट इन्होंने क्या किया था, अपने अलग अलग वंश बताए थे। अब जैसे कुतुबुद्दीन है उसने कुतुबी वंश से अपना वंश स्टार्ट किया था। इसी के साथ इल्तुतमिश थे, उन्होंने शमसी वंश से स्टार्ट किया था। और बलबन ने बलबनी वंश से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इनको प्रारंभिक तुर्क सुल्तान कहना कोई गलत बात नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेके 1210 तक इसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। कुतुबुद्दीन कौन था, वो कहां से आया था, ठीक है, वो किसके दल में शामिल था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अब गुलाम से चल रहा है ना पता कि गुलाम वंश से रिलेटेड है ये इसी का गुलाम था मोहम्मद गौरी का, ठीक है। तो 1206 में जब गौरी की मृत्यु हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को लाहौर का स्वतंत्र राजा घोषित किया। पहले इनकी राजधानी लाहौर हुआ करती थी और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ कर ली, दिल्ली। अब दिल्ली को उस टाइम के हिसाब से दिल्ली का जो पुराना नाम था वो क्या था बच्चों, इंद्रप्रस्थ, ठीक है ना। तो दिल्ली का पुराना नाम क्या था, इंद्रप्रस्थ था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा था तो उन्होंने मलिक और सिपे सलार की उपाधि धारण की थी, ठीक है। ये तो मेन चीज है कि ये जब भी गद्दी पे बैठते हैं तो कोई ना कोई उपाधि लेके ही बैठेंगे, ठीक है। तो कौन सी उपाधि ली थी इन्होंने, मलिक और सिपे सलार की उपाधि ली थी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जब चौगान खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इनका मकबरा जो था लाहौर में बनाया गया था। और ये बहुत ही दानी सज्जन थे तो इनको लाख बख्श भी कहा गया है। ये क्वेश्चन बन जाता है कि हातिम मताई कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने कहा था। तो मिनहाज ने ऐबक को हातिम मताई कहा था, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो गुलाम वंश है इसको मामलुक वंश भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है इन्होंने कुछ इमारतें बनाई थी। इमारतें जो मैंने इनको नोट डाउन किया है तो इनके टाइम के हिसाब से किया है कि पहले पे क्या बनाई थी, दूसरे पे कौन सी बनाई थी और तीसरे पे कौन सी बनाई थी। तो कुबुत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में बनी हुई है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले बनाई थी, ठीक है। कभी इनका कालक्रम भी पूछा जाता है तो बच्चों ध्यान से पढ़ना है आपने। उसके बाद 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में बनाई थी। और थर्ड पे हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में बनाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो बच्चों फिर से रिपीट करिए, कुबुत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में, कुतुब मीनार दिल्ली में, ठीक है। तो ये 3 इमारतें कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। के बाद बच्चों कुछ ऐसे शासक भी आए थे जो कि बीच बीच में छोटे कालक्रम के लिए रहे या अयोग्य थे, उनका होना या ना होना दिल्ली सल्तनत के लिए कोई जरूरी नहीं था बच्चों, ठीक है। तो उनमें से कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद था आराम शाह, ठीक है,
जो कि 1210 से लेके 1211 तक रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। ठीक है, तो उसके बाद इल्तुतमिश आए जो कि 1210 से लेके 1236 तक जो दिल्ली सल्तनत पर रहे थे। ये जो थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। अपनी बेटी की शादी इसने इनके साथ की थी, जबकि ये इल्तुतमिश भी क्या थे, एक गुलाम ही थे। ठीक है ना बच्चों, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कार्य शुरू किया था उसको पूरा किया था। यानी कि 3 मंजिल जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बना दी थी और 2 मंजिल जो थी वो किसने बनाई थी, इल्तुतमिश ने बनाई थी। तो पता है ना आपको बच्चों, कुतुब मीनार कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली प्रारंभ की थी। इक्ता प्रणाली क्या होती है, ये इक्ता प्रणाली इक्ता प्रथा के अंतर्गत, इक्ता प्रणाली के अंतर्गत सैनिकों, राज्य अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। ठीक है, क्या होता था कि सैनिक और राज्य अधिकारी जो अपनी सेवाएं प्रदान करते थे उनके बदले उनको क्या दिया जाता था, वेतन के बदले भूमि दे दी जाती थी। ठीक है, इस प्रथा को इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में शुरू किया था। कब शुरू किया था, 1226 ईस्वी में शुरू किया था। इक्ता प्रथा का अंत अलाउद्दीन खिलजी ने किया। होता है ना, जैसे कोई प्रथा किसी राजा ने चलाई और दूसरे ने बंद कर दी, तो वैसे ही क्वेश्चन ये बन जाता है कि इक्ता प्रथा चलाई किसने थी और इसको खत्म किसने कर दिया। ठीक है ना बच्चों, तो इक्ता प्रथा जो थी वो इल्तुतमिश ने चलाई थी और इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बंद करवा दिया था। जैसे जजिया कर जो था, जजिया कर अकबर ने बंद करवाया था तो औरंगजेब ने इसको शुरू करवा दिया। तो ये चीज है कि किसने शुरू किया और किसने खत्म कर दिया, ये क्वेश्चन भी ज्यादा मेनली पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब इक्ता का अर्थ क्या होता है, धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना। तो क्या हुआ, तनख्वाह नहीं देंगे, क्या देंगे, भूमि दे देंगे उसके बदले में। तो ये थी इक्ता प्रथा। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है बच्चों, इक्ता प्रणाली किसने शुरू की थी, इसका अर्थ क्या होता है और इसको किसने खत्म कर दिया था और कब शुरू की गई थी ये। ठीक है ना बच्चों, इसके बाद अब हम करेंगे चहलगामी के बारे में पढ़ेंगे कि चहलगामी था क्या। 40 तुर्क सरदारों के एक दल चहलगामी का गठन इल्तुतमिश ने किया। ये जो दल था ये इल्तुतमिश ने इसका गठन किया था। इसमें कौन तुर्क सरदार थे, जो कि इल्तुतमिश के बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति थे। ठीक है, उनको इल्तुतमिश ने इसमें शामिल किया था। उसके बाद उसने वह पहला मुसलमान था जिसने बगदाद के खलीफा से अनुमति प्राप्त कर ली थी। ठीक है, अब इल्तुतमिश ने जीतल और तांबे के सिक्के चलाए। तांबा लिखने में जो तांबा लिखना था वो थोड़ा मिस्टेक हो गया वर्ड, तो प्लीज इसको माइंड मत कीजिए, ठीक कर लीजिएगा। इल्तुतमिश ने जीतल और तांबे के सिक्के चलाए थे। ठीक है, उसके बाद 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को खलीफा ने सुल्तान का सम्मान दिया। एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, एकता प्रणाली कब शुरू हुई थी, 1226 में। और एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि इल्तुतमिश को खलीफा ने सुल्तान का सम्मान कब दिया, 1229 ईस्वी में। और चहलगामी का गठन इल्तुतमिश ने किया है। ठीक है ना बच्चों, जीतल और तांबे के सिक्के किसने चलाए थे, इल्तुतमिश ने। और उसके बाद 1236 ईस्वी में क्या हुआ बच्चों, इल्तुतमिश की मौत हो गई। अब इल्तुतमिश के बारे में दो मेन चीजें कि एक तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था और दूसरी बात वह दिल्ली सल्तनत का पहला प्रभुता संपन्न शासक था। उसका शासन प्रबंध वंशानुगत तथा नौकरशाही पर आधारित था।
ठीक है। तो वह दिल्ली सल्तनत का पहला प्रभुता संपन्न शासक था और उसका शासन प्रबंध जो था वो किस पे आधारित था? वंशानुगत और नौकरशाही पर आधारित था। तो ठीक है ना बच्चों, इल्तुतमिश के बारे में आप थोड़ा बहुत समझे कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा किया था। एकता प्रणाली इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी। चहलगामी का गठन इल्तुतमिश ने किया था और खलीफा से अनुमति प्राप्त करने वाला वह पहला मुसलमान था। ठीक है। जीतल और तांबे के सिक्के इल्तुतमिश ने चलाए। 1229 ईस्वी में खलीफा ने सुल्तान का सम्मान दिया था, किसको? इल्तुतमिश को, और उसकी मौत जो है वो 1236 ईस्वी में हो गई। अब वास्तविक संस्थापक कौन था गुलाम वंश का? इल्तुतमिश था। वैसे तो संस्थापक पूछा जाएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, बट अगर ये पूछा गया कि वास्तविक संस्थापक कौन है तो इल्तुतमिश है। वह दिल्ली सल्तनत का पहला प्रभुता संपन्न शासक था। उसका शासन प्रबंध वंशानुगत तथा नौकरशाही पर आधारित था। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे रजिया सुल्ताना, ठीक है, जिसका कार्यकाल था 1236 से लेके 1240 के बीच में। रजिया सुल्ताना के बाद आप एक चीज नोट डाउन कर सकते हैं कि रजिया सुल्ताना के साथ ही 1236 ईस्वी में एक शासक और आए थे जिनका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, 1236 ईस्वी में। ठीक है, कम कार्यकाल और उसी के अंदर वो चले भी गए। 1236 ईस्वी में रुकनुद्दीन फिरोज। उसके बाद हमारी रजिया सुल्ताना आई थी। तो रजिया सुल्ताना का कार्यकाल था 1236 से लेके 1240 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्ताना। उसके बाद ना कोई है ना कोई होगी। ठीक है बच्चों, रजिया पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका थी जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठी। उसके बाद सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हेतु रजिया ने पर्दा त्याग कर कुला धारण की। अब ये चीज आ जाएगी क्वेश्चंस में कि उसने क्या धारण किया था। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि उसने कुबा यानी कि कोट को बोलते हैं और कुला टोपी को बोलते हैं। ठीक है, वो जब सभा में गई थी तो उसने कोट और टोपी धारण कर ली थी, पर्दा हटा दिया था। ठीक है, उसके बाद उसने याकूत को अश्वशाला का प्रधान बनाया। उसने क्या किया था? याकूत को अश्वशाला का प्रधान बना दिया और बठिंडा के सरदार अल्तुनिया से विवाह किया, परंतु इल्तुतमिश के बेटे बहराम शाह ने उसका वध कर दिया। ठीक है, ये मेन क्वेश्चंस हैं कि रजिया सुल्ताना ने शादी किसके साथ की थी? तो अल्तुनिया के साथ उसका विवाह हुआ था, जबकि याकूत को उसने अश्वशाला का प्रधान बना दिया था और वे कुबा और कुला पहनकर उसमें आई थी, राज्यसभा में जाती थी। ठीक है, उसके बाद फिर जो शासक आए थे वो अयोग्य थे सारे के सारे। तो क्या किया? बलबन ने इसका फायदा उठाया और सत्ता हथिया ली थी। और 1266 से जो भी शासक आए वे क्या थे? निकम्मे निकले। अब इसके बाद आपके साथ में ये बता दूं कि इसके साथ आया कौन कौन था। जैसे रजिया सुल्ताना थी 1236 से 1240। उसके बाद मुइजुद्दीन बहराम था, बहराम शाह 1240 से 1242। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह 1246 से 1265। और उसके बाद 1266 से लेके 1286 तक आपके गयासुद्दीन बलबन थे। ठीक है, तो बलबन वही थे जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने लो एवं रक्त की नीति चलाई थी। ठीक है, बलबन भी वे दास था। दास किसका था? वो बलबन जो था वो दास था इल्तुतमिश का। ठीक है, और उसने एक नवीन राजवंश चलाया था, बलबनी
की नींव डाली हुई थी उसने। ठीक है, तो वह जो इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का जो एक जो बनाया था, ठीक है, चहलगामी जो उसने बनाई थी, तो उसका वो पहले था सदस्य था, पर बाद में वह सुल्तान बन गया। अब एक कंडीशन और भी थी कि उसने एक चीज और चलाई थी, राजत्व का सिद्धांत। ठीक है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी कि क्वेश्चन आ जाता है कि बलबन में राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो उसने राजत्व का सिद्धांत चलाया, उसके अकॉर्डिंग उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना की है। ठीक है, यानी कि सुल्तान का जो पद है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अब ये भी है, चालीसा की समाप्ति किसने की थी? बलबन ने। इल्तुतमिश ने चलाई थी और इसने समाप्त कर दी। और नौरोज जो था वो पारसी नए साल की शुरुआत में जो मनाया जाता था ना उत्सव नौरोज, उसको भी उसने शुरू किया था। ठीक है ना बच्चों, तो उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, लौह एवं रक्त की नीति किसने चलाई थी? बलबन ने चलाई थी। चालीसा की समाप्ति बलबन ने की, और नौरोज जो था शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी। अब इसी में आपका इसने सजदा और पाबोस प्रथाएं चलाई। अब ये समझिए सिजदा क्या होता है और पाबोस क्या था। सिजदा का मतलब झुककर सुल्तान को नमस्कार करना, एवं पाबोस का अर्थ सुल्तान के पैरों को चूमना। ठीक है, तो क्या था? सिजदा का मतलब था झुककर सुल्तान को नमस्कार करना, और पैबोस प से पता चल रहा है कि क्या करना है? पैरों को चूमना है। ठीक है, ये प्रथा बलबन ने अपने सल्तनत के अमीरों के घमंड को तोड़ने एवं दरबार में अनुशासन बनाए रखने के लिए अपने राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत दिया था। मैंने बताया था ना बच्चों की राजत्व का सिद्धांत किसने चलाया था? बलबन ने चलाया था, और उसी के अकॉर्डिंग क्या किया उसने? सिजदा और पाबोस की प्रथाएं भी चला दी थी। और इसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया? जो अमीरों का घमंड तोड़ने के लिए उसने ये प्रथाएं चलाई थी। और इसने क्या किया? इसने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि और छाया बताया। ठीक है, कि और फिर अमीर खुसरो जो था वो इसका प्रसिद्ध दरबारी था। ठीक है, इसका प्रसिद्ध दरबारी कौन था? अमीर खुसरो। दीवान ने आर्य विभाग की को बलबन ने चलाया, जो कि किससे रिलेटेड था? सैनिकों से रिलेटेड था। ठीक है, बलबन ने सैनिकों की तरफ भी बहुत ध्यान दिया था, तो उसने ही ये दीवान आर्य विभाग सैनिकों के लिए चलाया था। उसके बाद मुइज़ुद्दीन कैकुबाद का काल आ जाता है 1286 से लेके 1290 तक। ठीक है ना बच्चों, और फिर उसके बाद हमारे पास आया शमसुद्दीन कैमुर्स 1290, जो कि गुलाम वंश का क्या था? सबसे अंतिम शासक था। कौन था? शमसुद्दीन कैमुर्स। कौन सा था बच्चों? शमसुद्दीन कैमुर्स। ठीक है, तो बलबन ने जो प्रथाएं चलाई थी उनको याद रखना है कि उन्होंने ईरानी परंपरा से होके, मतलब ये सिजदा तथा पाबोस चलाए थे। ठीक है, और नौरोज शुरू किया था। और उसके बाद कौन आया था? कैकुबाद आया था 1286 से 1290, और शमसुद्दीन कैमर्स 1290 से 1290 तक ही वो रहा था। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम कि कौन से शासक गुलाम वंश में आए थे। तो नॉर्मली आपने ऐसे याद कर लेना इनको कि पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आए, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्ताना, उसके बाद हमारा बलबन। ये चार तो मेन है। अब इनके बीच बीच में कौन आए? ठीक है, इनके बीच बीच में जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेके 1210 तक, उसके बाद आराम शाह 1210 से लेके 1211 तक, फिर नंबर 3 पे आए थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से लेके 1236 तक, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236। ठीक है, उसके बाद आपकी आई थी रजिया सुल्ताना
1236 से लेके 1240 तक। उसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से लेके 1246, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह 1246 से 1265, गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 और अजुद्दीन कैकुबा जो था वो 1287 से 1290 और सबसे लास्ट में था कैमुर्स, ठीक है, शमसुद्दीन कैमुर्स 1290। तो ज्यादा नहीं आपने याद करना, आपने कार्यकाल कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 से 1210, उसके बाद इल्तुतमिश का 1211 से 1236, रजिया सुल्ताना 1236 से लेके 1240 और हमारे जो आगे थे बलबन थे 1266 से 1290 रख लो या 86 रख लो, ठीक है ना। और लास्ट का जो अंतिम जो था वो कौन था, शमसुद्दीन कैमुर्स जो था वो गुलाम वंश का अंतिम शासक था, ठीक है ना बच्चों। तो आज ये मेरा छोटा सा टॉपिक था गुलाम वंश से रिलेटेड। ये वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी मैं कल आपके लिए लेके आऊंगी। तो आपने इस चीज को डिटेल में पढ़ना है, नोट्स बना के रखने हैं जो कि आपको फ्यूचर में काम आएंगे, ठीक है ना बच्चों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अमिता एकेडमी, ठीक है ना बच्चों। तो पढ़ते रहिए और याद करते रहिए, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।